एक तरफ सिर्फ लाइट और दूसरी तरफ लगभग लगातार अंधेरा। केएल के करियर को लेकर फैंस हमेशा डिसअपॉइंटेड ही रहे हैं। और भले ही इस पार्टनरशिप में उन्होंने यशस्वी जायसवाल के बराबर का योगदान दिया हो, लेकिन जब इस इनिंग्स को याद किया जाएगा तो केएल हमेशा यशस्वी की छाया में ही रहेंगे। यशस्वी जायसवाल जेनरेशनल टैलेंट है, जो कि अगले 10 साल में दुनिया के बेस्ट बैटर बन सकते हैं। उनका करियर किस लेवल तक जा सकता है, उसे मापना मुश्किल है। अब ऑप्टिस टेस्ट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। पहली इनिंग्स में उनकी ऑफसाइड की वीकनेस जल्दी एक्सपोज हो गई और वो डक पर आउट हो गए। लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए पहली इनिंग्स के डक के बाद बनाया गया 8th हाईएस्ट स्कोर रजिस्टर किया। जब यशस्वी जायसवाल शाइन करते हैं तो उनके आगे सब फीका पड़ जाता है। मॉर्निंग ग्लोरी शो में कॉनराड मैकबैड ने नोटिस किया कि जायसवाल का अपर बॉडी स्ट्रक्चर काफी अनोखा है। मतलब देखने में वो नॉर्मल हाइट के लगते हैं, लेकिन उनका टॉर्सो छोटा है और उनके लेग्स काफी लंबे हैं। कॉनराड का सवाल था, क्या ये उन्हें एथलेटिकली एक आइडियल बैटर बनाता है? ऑनेस्टली ये कहना मुश्किल है कि किसी बैटर के लिए आइडियल बिल्डअप क्या होना चाहिए, लेकिन सोचे तो लॉन्ग लेग्स, शॉर्ट टॉर्सो और शॉर्ट विंग स्पैन एक बेहद इफेक्टिव कॉम्बिनेशन लगता है, क्योंकि ऐसे में आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। साथ ही लंबे लेग्स का फायदा फुटवर्क के दौरान मिलता है। और जायसवाल का टॉर्सो रिलेटिवली छोटा लगता है, या शायद उनका हाई वेस्टेड पैंट्स पहनना इस शॉर्ट टॉर्सो का इल्यूजन क्रिएट करता है। अब ये चीजें एग्जैक्टली कितना मैटर करती हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जायसवाल एक्चुअली में बैटिंग के लिए ही बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक फिनिश प्रोडक्ट हैं। वो अभी काफी यंग है और उनके गेम में अभी भी कुछ क्वर्क्स हैं। किसी राइट आर्म सीमर का उन्हें अराउंड द विकेट बॉल डालने का एक ही नतीजा हो सकता है, बाउंड्री। लेकिन हाँ, ओवर द विकेट सही एरियाज में बॉल डालने से चांस बन सकता है। अब तक ज्यादातर टीम्स को यह समझ में आ गया होगा कि उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी दिक्कत होती है। हमने एमवी प्ले पर काफी समय तक उनके क्लिप्स देखे और वो एक वियर्ड जोन में स्ट्रगल करते हैं। यूजुअली प्लेयर्स जब लेंथ बॉल टॉप ऑफ या जस्ट आउटसाइड ऑफ पर होती है तो उस पर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जायसवाल तब स्ट्रगल करते हैं जब बॉल बैक ऑफ द लेंथ और 7th 8th स्टंप की लाइन पर हो, जो काफी वाइड और एक्सपेक्टेड लेंथ से शॉर्टर हुई। और हमने जिमी एंडरसन को भी इस पर फोकस करते देखा है, जो बैटर की वीकनेसेस का फायदा उठाने में शायद दुनिया के सबसे बेहतर बॉलर्स में से एक हैं। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने बार बार इस स्ट्रैटेजी को अपनाया, ओवर द विकेट 7th या 8th स्टंप पर, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ। हालांकि उन्हें प्लेस और मिसेस तो काफी मिले, लेकिन उतनी विकेट्स नहीं। लेकिन अब तक के टेस्ट मैचेस में जायसवाल ज्यादातर बाहर की गेंदों पर डिसमिस होते दिखे हैं। सेकेंड इनिंग्स में मिच मार्श की बॉल पर उनका डिसमिसल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। मिच मार्श ने एक हाफ ट्रैकर फेंकी जो काफी वाइड थी और जायसवाल ने उसे सीधे फील्डर के हाथों में स्मैश कर दिया। यह हर लिहाज से एक एक्सट्रीम केस था। ना तो मिच मार्श बॉल को इतना वाइड डालना चाहते थे, ना ही इतना शॉर्ट, और शायद जायसवाल को भी लगा होगा कि वो इस बॉल पर चौका मार सकते थे। ये सारी प्रोबेबिलिटी सही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मार्श ने जो दो गलतियां की, शॉर्ट और वाइड डालने की, उससे डिलीवरी जायसवाल को ऐसे एरिया में मिली जहां उन्हें थोड़ी मुश्किल होती है। तो जितनी जरूरी लाइन उतनी ही जरूरी लेंथ भी है। बॉल के पिच होने के एरिया के बेसिस पर जायसवाल के एवरेजेस काफी अलग और यूनिक लगते हैं। जायसवाल भी ओवर पिच डिलीवरीज पर ठीक परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके लेवल के बाकी प्लेयर्स और इन जनरल टॉप लेवल टेस्ट प्लेयर्स आमूमन ओवर पिच्ड और फुल डिलीवरीज पर ज्यादा एवरेज करते हैं। वही जायसवाल लेंथ डिलीवरीज के खिलाफ काफी जबरदस्त है और ये प्रॉपरली ग्रेट है, जबकि ये वही एरिया है जहां अक्सर प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं। लेंथ डिलीवरीज को फेस करना सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन यही जायसवाल की स्ट्रेंथ है। जायसवाल को फिलहाल बाउंसर के खिलाफ भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अब तक उन्होंने अपने ज्यादातर रन्स इंडिया में ही बनाए हैं, लेकिन अगर बैक ऑफ द लेंथ की बात करें तो इस लेंथ पर उन्हें इश्यूज आते हैं और वहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। शायद इसका कारण यह है कि उन्हें बैकफुट पर खेलना काफी पसंद है और एक टेस्ट बैटर के लिए यह बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि आप अपने कई शॉट्स बैकफुट पर ही खेलते हैं। बैकफुट पर जायसवाल का स्ट्राइक रेट काफी हाई रहता है, लेकिन एवरेज ड्रॉप हो जाता है, और ये बात दुनिया भर के बॉलर्स ने तो नोटिस की ही होगी। आप बैकफुट पर उनका विकेट तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो आउट नहीं हुए तो रन्स काफी जल्दी एक्यूमुलेट कर लेंगे
और सेट होने पर तो जायसवाल बिल्कुल अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। अब ये बात कई बैटर्स के बारे में कही जाती है, लेकिन जायसवाल का एस टियर बाकी सबसे काफी ऊपर है। अगर आप उनके फर्स्ट क्लास करियर के शुरुआती स्कोर्स को देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आएगा। 200s बैक टू बैक, 103 और एक और टर्न, यानी माइलस्टोन टच किया और फिर आउट हो गए। लेकिन फिर उस पैटर्न में बदलाव आया और अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 11 ट्रिपल फिगर स्कोर्स हैं और उनमें से कोई भी 144 से कम नहीं है। यानी वो सिर्फ हंड्रेड्स नहीं बनाते पर डैडी हंड्रेड्स बनाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह किसी कोच की सलाह का नतीजा है या वो ये रियल टाइम में खुद इस पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली उनके लिए हंड्रेड्स का कॉन्सेप्ट मानो कोई मायने ही नहीं रखता। उनका फोकस क्लियर रहता है, ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने पर। जायसवाल एवरी रन मैटर्स क्लब के असल किंग हैं। इसी वजह से उनके स्टैट्स इतने यूनिक और नीश हैं। ये उनके करियर के शुरुआती साल हैं, लेकिन ऑलरेडी उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। जब वो टेस्ट हंड्रेड्स बनाते हैं तो स्कोर्स का मीडियन किसी भी और प्लेयर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। काफी नीश स्टैट, लेकिन ये सच है। वो हंड्रेड्स के लिए नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा के लिए खेलते हैं। उन्होंने अब तक 30 फर्स्ट क्लास मैचेस में, जिसमें काफी टेस्ट मैचेस भी शामिल हैं, 67 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। यानी वो अपने शॉट्स खेल रहे हैं लेकिन आउट नहीं हो रहे। और तो और माइलस्टोन पार करने के बाद उनके अटैकिंग शॉट्स का स्ट्राइक रेट बढ़कर 278 हो जाता है। मतलब वो अग्रेसिव तरीके से खेलते हैं और फिर भी उनका एवरेज हाई रहता है। लेकिन फिर भी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं है। जायसवाल स्ट्राइक रोटेट करते हुए शायद ही कभी आउट होते हैं। ये एक सब्जेक्टिव मेजर है, जैसे टेनिस में अनफोर्स्ड एरर्स। इस पर निर्भर करते हुए कि आप किन आंकड़ों पर फोकस कर रहे हैं, जायसवाल का स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश के दौरान औसत 100 से लेकर 200 या उससे भी ज्यादा तक हो सकता है। ये कोई आम बात नहीं है जो बाकी बैटर्स भी करते हों। इस दौर के बाकी ओपनर्स बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं हैं। जहां बाकी ओपनर्स स्ट्राइक रोटेट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, वहीं जायसवाल ये काम एफर्टलेसली और पूरी सेफ्टी के साथ कर लेते हैं। शायद यही वजह है कि कभी कभी रोहित उनकी अटैकिंग शॉट्स देखकर सिर हिला देते हैं, क्योंकि रोहित या कोई भी और प्लेयर जायसवाल की तरह स्ट्राइक रोटेट करने की एबिलिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर गहराई के साथ सोचे तो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादातर अटैकिंग शॉट्स दो सिनेरियोज में आते हैं। या तो बॉलर ने कोई खराब डिलीवरी डाली हो और बैटर उस पर खुलकर खेल रहा हो, या फिर बॉलर डोमिनेट कर रहा हो और बैटर उस पर वापस प्रेशर डालने की कोशिश। और शायद यही वजह है कि रोहित कभी कभी दूसरे छोर पर खड़े होकर अपना सिर शेक कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि जायसवाल को ऐसा शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉलर्स ज्यादा देर तक उन्हें स्ट्राइक पर रख ही नहीं सकते। और जब वे स्ट्राइक रोटेट कर रहे होते हैं तब उन्हें आउट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। प्रॉबेबली स्ट्राइक रोटेशन एवरेज ग्रेटनेस का पाथ नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक बहुत अहम चीज है और जायसवाल इसमें बेहतरीन है। सवाल यह है कि जायसवाल कहाँ फिट होते हैं। उनका करियर अभी बहुत शुरुआती दौर में है और जायसवाल को ओवर हाइप करना भी नामुमकिन सा लगता है। याद है हमने शुरुआत में कहा था कि वो अगले 10 सालों में दुनिया के बेस्ट बैटर हो सकते हैं। अगर जायसवाल इसी तरह खेलते रहे तो ये बहुत जल्दी और शायद उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी सच हो सकता है। मतलब अभी के हिसाब से अगर आप उन्हें देखें तो कह सकते हैं कि उनके करियर का फ्लोर यानी मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी उन्हें इंडिया का टॉप बैटर बना देता है। और उनकी सीलिंग कितनी ऊंची है उसे अभी बताना भी थोड़ा अजीब लगता है। हमें पता है कि जायसवाल अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी उनका टेस्ट एवरेज 56 है और अगर बाकी फर्स्ट क्लास गेम्स को भी शामिल करें तो ये 65 तक पहुंच जाता है। लेकिन अगले 9 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में होंगे उनके लिए काफी टफ हो सकते हैं। अगले ही टेस्ट मैच में जायसवाल को पिंक बॉल का सामना करना होगा। इतने जबरदस्त नजर आने के बावजूद जायसवाल अभी अपने उम्र के हिसाब से अपने पीक से काफी दूर हैं। सवाल यह है कि क्या टीम्स उन्हें इवेंचुअली फिगर आउट कर लेंगी और ये बस उनका एक गोल्डन फेज रहा, या फिर ये पॉसिबल है कि वो इससे भी बेहतर हो जाएं और जो हाइप है वो भी कम लगने लगे। यशस्वी जायसवाल क्रिकेट में ऑलरेडी अपनी बड़ी छवि बना चुके हैं और ऐसा लगता है कि उनकी जर्नी अभी बस शुरू ही हुई है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि उनकी ये चमक और कितनी तेज हो सकती है।